हेलो एवरीवन। तो आज मैं द रिडेम्पशन ऑफ ऑल नॉटिंघम मांगा के अगले कुछ चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इयान के साथ कंट्री साइड में जाने का मौका मिलने की वजह से मैडेलिन थोड़ा खुश थी, पर इयान के उससे नाराज होने की वजह से मैडेलिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला ले, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस थी। तभी एरिक मैडेलिन के पास आकर मैडेलिन के दोनों हाथों को पकड़ते हुए खुश होकर फिर से मैडेलिन से पूछता है कि मैडेलिन, क्या तुम हमारे साथ कॉर्नवॉल चलना चाहोगी? एरिक मैडेलिन को कन्विंस करते हुए कहता है कि भले ही ये एक फैमिली गैदरिंग है, लेकिन सभी अपने पार्टनर्स और दोस्तों को लेकर इस पार्टी में आने वाले हैं, और तुम तो हमारी फैमिली में सभी लोगों की दोस्त हो मैडेलिन, इसीलिए तुम्हारे उस गैदरिंग में हमारे साथ चलने से सभी लोग वहां पर तुम्हारा वेलकम करेंगे। पर एरिक की ये बातें सुनने के बाद मैडेलिन धीमे से एरिक से अपने हाथ छुड़ाते हुए उससे कहती है कि लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ काम करने को है। मैडेलिन की ये बातें सुनकर एरिक उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है, इसीलिए अब तुम कुछ टाइम के लिए काम से ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? एरिक की ये बातें सुनकर मैडेलिन सोच में पड़ जाती है और फिर अपने मन में अपने आप से सवाल करती है कि क्या मेरा एरिक के इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना सही रहेगा। एक बार फिर से मैडेलिन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद करते हुए अपने आप से कहती है कि मेरी पिछली जिंदगी में इयान मुझे कभी भी अपने साथ इस तरह की गैदरिंग्स में लेकर नहीं गया था। उनकी पिछली जिंदगी में एक दिन जब मैडेलिन रोज की तरह बगीचे में लगे लाल गुलाबों का ध्यान रखने के बाद अपने डॉग कोरी के साथ समय बिता रही थी, तब उस वक्त इयान थोड़ी दूर खड़े होकर मैडेलिन को छुप छुप कर देख रहा था। पर तभी इयान का बटलर वहां पर आता है। बटलर के वहां आने की आवाज सुनकर मैडेलिन मुड़कर दूसरी तरफ देखती है। तभी उसे वहीं पास ही एक पेड़ के पास इयान खड़ा हुआ दिखाई देता है, और बटलर भी इयान के पास ही खड़ा हुआ इयान के कान में किसी गैदरिंग इनविटेशन के बारे में इयान को बता रहा था। उस दिन इयान को वहां पर देखकर और इयान को मिले उस इनविटेशन के बारे में जानकर मैडेलिन ये सोचकर थोड़ा खुश हो गई थी कि शायद इयान उसे भी अपने साथ उस गैदरिंग में लेकर जाएगा, पर इयान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मैडेलिन को उस गैदरिंग में लेकर नहीं गया। अपनी दूसरी जिंदगी में इन सब बातों के बारे में याद करने के बाद मैडेलिन अपने मन में अपने आप से सवाल करती है कि क्या इयान मुझे कभी भी किसी गैदरिंग में लेकर इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे मुझे अपने साथ ले जाने में शर्म आती थी। यह सोचकर मैडेलिन अपने दोनों हाथों की हथेलियों की तरफ देखती है, जिनमें बहुत सारे काम करने की वजह से काफी चोटें और छाले आए हुए थे। मैडेलिन की पिछली जिंदगी में भी मैडेलिन के पूरे दिन अपने आप को काम में बिजी रखने की वजह से उसके हाथों की ऐसी ही हालत थी, और क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी में भी अपने आप पर कोई ध्यान नहीं देती थी, इसीलिए उन सब बातों के बारे में याद करके और अपने हाथों की हालत देखकर मैडेलिन के मन में ये ख्याल आता है कि कहीं उसकी इन सब बातों और अपने आप पर ध्यान न देने की वजह से वो बहुत बुरी तो नहीं दिखने लगी थी, जिसकी वजह से इयान को उसे अपने साथ कहीं भी ले जाने में शर्म आती हो, और इसी वजह से वो उसे कभी भी कहीं अपने साथ लेकर नहीं गया हो। ये सब सोचकर मैडेलिन बहुत उदास हो जाती है और फिर अपने आप से कहती है कि आखिर क्योंकि नॉटिंघम फैमिली के स्टेटस के आगे तो मैं उनकी पिछली जिंदगी में नॉटिंघम मैनर के नौकर भी मैडेलिन की एक फॉलन नोबल लेडी होने की वजह से उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे, और लंदन भागकर जाने के बाद मैडेलिन को भी ये बात महसूस हुई थी कि उसके पास अपना गुजारा करने के लिए भी ना तो पैसे है और ना ही मदद मांगने के लिए कोई परिवार। अपनी दूसरी जिंदगी में अतीत के उन सब बातों के बारे में याद करके और प्रेजेंट में अपने एक फॉलन नोबल लेडी होने के स्टेटस के बारे में सोचकर
मडालिन एरिक का इनविटेशन एक्सेप्ट करने से झिझक रही थी। तभी एरिक मडालिन से कहता है कि अगर तुम उस गैदरिंग में चलकर हॉस्पिटल को चलाए रखने के हमारे फैसले में मेरे परिवार का साथ दो तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। एरिक की ये बातें सुनकर मडालिन थोड़ा हैरान होकर एरिक से पूछती है कि क्या इस गैदरिंग में इस हॉस्पिटल को चलाए रखने या फिर बंद करने का फैसला लिया जाएगा। मडालिन का सवाल सुनकर एरिक मडालिन से कहता है कि वो इसे एक दूसरे से मशवरा करके किसी एग्रीमेंट तक पहुंचना कहते हैं। एरिक की ये बात सुनकर मडालिन उससे कहती है कि अच्छा, तो वो एक साथ बैठकर फैसला लेने वाले हैं। ऐसा कहकर मडालिन एरिक से कहती है कि मुझे पता है कि मैं थोड़ा ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही हूँ, लेकिन फिर भी इस हॉस्पिटल को चलाए रखने की खातिर मैं भी इस मीटिंग को अटेंड करना चाहती हूँ। एरिक से ऐसा कहने के बाद मडालिन मुस्कुराते हुए पोलाइटली एरिक से कहती है कि लेकिन अगर मेरे आपके साथ आने से आपको कोई परेशानी नहीं हो तो ही मैं वहां चलूंगी। मडालिन की ये बात सुनकर एरिक बहुत खुश हो जाता है और फिर मडालिन से कहता है कि फैंटास्टिक। ऐसा कहकर एरिक खुशी से झूमने लगता है। एरिक को इतना खुश देखकर मडालिन हंसने लगती है और फिर अपने मन में कहती है कि शायद इस मीटिंग में जाने के बाद मुझे ये बात भी पता चल जाएगी कि इयान हमारी पिछली जिंदगी में मुझे अपने साथ कभी भी कहीं किसी मीटिंग में लेकर क्यों नहीं गया। मडालिन ये सोच ही रही थी कि तभी एरिक खाली कपड़ों की बड़ी सी लकड़ी की टोकरी को उठाते हुए मडालिन से कहता है कि ठीक है, मैं इसे उठाकर लेकर चलता हूँ। ये देखकर मडालिन थोड़ा नर्वस होकर एरिक से कहती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पर इससे पहले कि मडालिन उसे रोक पाती एरिक उस टोकरी को उठा लेता है। ये देखकर मडालिन मुस्कुराती है और फिर एरिक को थैंक यू कहती है। इस पर एरिक मुस्कुराते हुए पीछे मडालिन की तरफ देखता है और फिर मडालिन से कहता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद एरिक का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल जब उस दिन रात के समय मडालिन ने कैंडल की रोशनी किए इयान की सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद की थी और इयान की कड़वी बातें सुनने के बाद भी इयान के पीछे आकर उसे गले लगाया था, तो उस दिन जो अंधेरे में थोड़ी दूर खड़ा हुआ इंसान उनकी बातें सुन रहा था और जिस इंसान की परछाई उस दिन अंधेरे में वहां पर दिखी थी वो कोई और नहीं बल्कि एरिक ही था। प्रेजेंट में मडालिन एरिक को थैंक यू कहने के बाद उसकी बात सुनकर वहां से जाने लगती है। ये देखकर एरिक वहीं पर खड़े हुए वहां से जाती हुई मडालिन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि उस दिन वो सब देखने के बाद मैं अपने आप को ऐसे ही उनके बीच दूरियां बढ़ते हुए नहीं देख पाया, इसीलिए मुझे कुछ तो करना ही था। अगले दिन अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करने के बाद मडालिन अपने आप से कहती है कि मैंने कुछ समय तक यहाँ पर एब्सेंट रहने के लिए अपनी लीव ऑफ एब्सेंस की अर्जी दे दी है, पर लेकिन क्योंकि मैं इस ओकेजन में ऐसे ही कोई पुरानी ड्रेस पहनकर नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए मुझे वहां पर जाने के लिए कोई अच्छी सी न्यू ड्रेस खरीदनी पड़ेगी। पर लेकिन इस वक्त वो न्यू ड्रेस खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये सब सोचकर मडालिन काफी परेशान थी, इसीलिए वो ये सब सोचते सोचते ही सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। फिर मडालिन उदास होकर अपने आप से कहती है कि मैं सोच रही थी कि वहां पहुंचने पर मैं इयान से भी माफी मांग लूंगी, पर लेकिन कहीं मेरी माफी सुनकर उसने ये सोच लिया कि मैं सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उससे माफी मांग रही हूँ। तो यह सब सोचकर मडालिन सोचने लगती है कि मैं इयान का दर्द कम करने के लिए क्या करूं। पर वो ये सोच ही रही थी कि तभी इयान मडालिन को उसका नाम लेकर आवाज डालता है। इयान की आवाज सुनकर मडालिन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुक जाती है और फिर इयान की आवाज की डायरेक्शन में पीछे की तरफ मुड़कर सीढ़ियों से नीचे देखती है।
तभी उसे इयान सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। पर अभी इयान ने 1-2 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि तभी वो मेडेलिन को आवाज देकर उससे पूछता है कि तुमने जाने के लिए हाँ क्यों कही। इयान का सवाल सुनकर मेडेलिन उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। इस पर इयान लंगड़ाते हुए बैसाखी के सहारे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए मेडेलिन की तरफ देखकर उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम कॉर्नवेल जाने के लिए मान गई हो, और इस बात की वजह से एरिक तो फूले नहीं समा रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारी फैमिली को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। इयान की ये बात सुनकर मेडेलिन हैरान होकर खामोशी से इयान की तरफ देखने लगती है, पर फिर थोड़ा नर्वस होकर अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठी से पकड़कर मेडेलिन इयान से कहती है कि मैंने एक दोस्त होने के नाते सिर्फ इस ट्रिप में उसके साथ चलने के लिए हामी ही तो भरी है। पर मेडेलिन की ये बात सुनकर इयान गुस्सा होकर अपनी एक मुट्ठी को बंद कर लेता है और फिर अपने दूसरे हाथ में ली हुई अपनी बैसाखी को जोर से जमीन पर पटकते हुए मेडेलिन से कहता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, इसलिए अभी के अभी एरिक को मना करके आओ और उसे बताओ कि तुम कॉर्नवॉल नहीं चल रही हो। अब तक इयान काफी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ चुका था और वो मेडेलिन से सिर्फ 5-6 सीढ़ियों की ही दूरी पर था। इयान की बातें सुनने के बाद मेडेलिन इयान से पूछती है कि क्या वो ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मेडेलिन की उसके परिवार के साथ चलकर उस मीटिंग को अटेंड करने की हैसियत नहीं है। पर मेडेलिन का सवाल सुनकर इयान गुस्से में चिल्लाते हुए मेडेलिन से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस वक्त ये बात मायने रखती है? इस वक्त ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उन लोगों से मिलकर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। पर इयान की ये बातें सुनकर मेडेलिन उदास होकर इयान से कहती है कि क्या उसे इस बात का पक्का यकीन है कि जो वो कह रहा है उससे बिल्कुल उल्टा नहीं होगा। मेडेलिन के मुंह से ये बात सुनकर और मेडेलिन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर इयान बहुत हैरान हो जाता है और उसे थोड़ा धक्का भी लगता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि मेडेलिन उसकी बात का ऐसा जवाब देगी। तभी मेडेलिन इयान से कहती है कि आपकी शाही और अमीर फैमिली के कंपैरिजन में तो मैं हॉस्पिटल की एक मामूली सी नर्स हूँ जिसकी कोई औकात नहीं है और ना ही उसके होने या ना होने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। ये कहकर मेडेलिन दुखी होकर इयान से अपनी नजरें चुराते हुए उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में कितना नीचा सोचते हैं और आपकी नजरों में मेरी कोई औकात है भी कि नहीं, लेकिन मुझे कॉर्नवेल जाने के लिए आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मेडेलिन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी इयान हाँ कहकर एक लंबी सांस छोड़ता है। अचानक से ये सुनकर मेडेलिन इयान की तरफ देखती है। तभी इयान मेडेलिन से अपनी नजरें फेरकर नीचे की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और फिर मेडेलिन से कहता है कि तुम अपने मन में अनाप शनाप सोचकर खुद ही घटिया से रीजंस तैयार करके अपने आप को समझा रही हो। पर लेकिन क्या तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम वेकेशन पर जाना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खुद किसी अच्छी सी जगह पर छुट्टियां बिताने भेज दूंगा। ऐसे कहकर इयान सीढ़ियां चढ़ते हुए मेडेलिन के पास आने लगता है। पर जैसे ही इयान मेडेलिन से नीचे वाली सीढ़ी पर जोर से अपनी बैसाखी रखता है तो ये देखकर मेडेलिन थोड़ा घबरा जाती है। तभी इयान मेडेलिन से कहता है कि फ्रांस, स्पेन, तुम सिर्फ एक बार कहो, कॉर्नवॉल एस्टेट के अलावा मैं तुम्हें छुट्टियां मनाने कहीं भी भेज दूंगा, बस एक बार उस जगह का नाम बताओ। पर इयान की ये सारी बातें सुनकर मेडेलिन बहुत दुखी हो गई थी और उसे इयान की ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा भी आ गया था। इसीलिए वो सिर उठाकर सामने इयान की तरफ देखते हुए
चिल्लाकर इयान से कहती है कि वो उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रहा है। मडालिन को इतना ज्यादा गुस्सा देखकर इयान थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर घबराते हुए सामने ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ी हुई मडालिन की तरफ देखने लगता है। फिर मडालिन थोड़ा शांत होकर इयान से कहती है कि मैंने सुना कि आप इस हॉस्पिटल को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। पर इयान मडालिन की इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। यह देखकर मडालिन इयान से कहती है कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है और ना ही हॉस्पिटल बंद करने के इस फैसले को लेकर कोई हिचकिचाहट। वॉर खत्म हो चुकी है और इसीलिए हम सबको फिर से अपनी पुरानी नॉर्मल जिंदगियों में तो लौटना ही था। मडालिन की ये बात सुनकर इयान बहुत उदास हो जाता है और फिर चुपचाप सिर झुकाए वहां पर खड़ा रहता है। तभी मडालिन भी सिर झुकाए इयान से 1-2 सीढ़ियों के फासले पर खड़े हुए इयान से कहती है कि लेकिन मैं एक आखिरी बार सभी लोगों के सामने अपना ओपिनियन भी रखना चाहती थी और मीटिंग में आए उन सब लोगों को इतने साल इस हॉस्पिटल को चलाने में मदद करने के लिए थैंक यू भी कहना चाहती थी। मडालिन की ये बातें सुनकर इयान बहुत उदास हो जाता है और फिर कुछ सोचकर मडालिन से कहता है कि मिस मडालिन रॉयनफील्ड, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकती हैं। ऐसा कहकर इयान लंगड़ाते हुए बैसाखी के सहारे मडालिन के पास से गुजरते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है और फिर मडालिन की तरफ पीठ करके मडालिन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वहां पर एरिक का दोस्त बनकर जाने के बाद आप कॉर्नवॉल में अच्छा समय बिताएं। मडालिन से ऐसा कहने के बाद इयान अपने हाथ में ली हुई बैसाखी को कसकर पकड़ता है और फिर उसे थोड़ा जोर से सीढ़ी पर पटकते हुए मडालिन से कहता है कि ओह, वैसे आपके पिता बहुत ही पारखी नजरों वाले इंसान लगते हैं। इयान के बैसाखी के पटकने और अपने पिता को लेकर दिए हुए ताने को सुनकर मडालिन थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि वो काफी समय से अपने पिता की कही हुई उन सब बातों की वजह से ही तो इयान के सामने आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। तभी इयान एक कड़वी सी मुस्कान के साथ मडालिन से कहता है कि एक टांग का अपाहिज आदमी जिसके पास इतनी दौलत है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो इतने पैसों का करेगा क्या। मडालिन से मडालिन के पिता की कही हुई ये बातें कहकर इयान सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर रुक कर एक नजर पीछे की तरफ नीचे सीढ़ियों पर खड़ी हुई मडालिन की तरफ देखता है और फिर से उसी कड़वी सी मुस्कान को अपने चेहरे पर लिए मडालिन के पिता की कही हुई और भी बातें मडालिन से कहते हुए कहता है कि और इस बात को लेकर तो कोई डाउट ही नहीं है कि मैं ज्यादा लंबी उम्र नहीं जीऊंगा। इसके अलावा अपनी मौत के बाद भी मैं अपने पीछे अपनी अच्छी खासी जागीर आपके लिए छोड़ जाऊंगा। मडालिन से ऐसा कहने के बाद इयान उदास होकर मुस्कुराते हुए नीचे जमीन की तरफ देखने लगता है और फिर मडालिन के पिता की कही हुई इन सब बातों के बारे में सोचते हुए मडालिन से कहता है कि तो ये सब बातें उनकी नजरों में मुझे एक अच्छा पति बनाती है। इयान को अपने पिता की कही हुई इन सब बातों की वजह से इतना दुखी होकर ये सब कहते हुए सुनकर मडालिन भी बहुत उदास हो जाती है और वो इन सब बातों की वजह से काफी शर्मिंदा भी थी। इसीलिए वो नीचे सीढ़ियों पर इयान की तरफ पीठ करके खड़े हुए इयान से कहती है कि वो इस तरह की बातें मत कहे। मडालिन की ये बात सुनकर इयान मडालिन से कहता है कि मडालिन रॉयनफील्ड, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया था? अचानक से इयान की ये बात सुनकर मडालिन मुड़कर ऊपर इयान की तरफ देखती है और फिर थोड़ा उत्सुक होकर इयान के उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करने का कारण सुनने का इंतजार करने लगती है। फिर इयान पीछे मुड़कर नीचे सीढ़ियों पर खड़ी हुई मडालिन की तरफ देखता है और फिर हल्की सी उदासी भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए
मेडालिन से कहता है कि क्योंकि मुझे अभी भी आप पर डाउट है। मैं आपसे दया की भीख मांगना चाहता था, ताकि अगर आपके मन में मेरे लिए प्यार नहीं भी हो, तब भी उस दया की खातिर ही आप मेरे साथ रहें। पर मुझे डर था कि शायद आपके पास मेरे लिए वो भी नहीं होगी। ऐसा कहकर इयान अपने हाथ में ली हुई उस बैसाखी को कसकर पकड़ता है और फिर मेडालिन से कहता है कि मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ। इयान की ये बात सुनकर मेडालिन थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर खामोशी से ऊपर सीढ़ियों पर खड़े हुए इयान की तरफ देखने लगती है। तभी इयान मेडालिन से अपनी पीठ फेरकर वहां से जाते हुए मेडालिन से कहता है कि भले ही मैं एक इस तरह के दिखने वाले मॉन्स्टर में बदल गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कोई मेरा फायदा उठाए। इयान की ये बात सुनकर मेडालिन बहुत दुखी और गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कंपकपाने लगता है। तभी इयान मेडालिन से फिर से कहता है कि मैं इतना सब होने के बाद भी सच में अभी भी कितना ज्यादा जिद्दी हूँ। मेडालिन से ऐसा कहने के बाद इयान वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह मेडालिन फिर से जॉन की पट्टियां बदलने के लिए उसके कमरे में जाती है। अब जॉन की हालत काफी हद तक ठीक हो गई थी, इसलिए जब मेडालिन उसकी पट्टियां बदल रही थी तो जॉन मेडालिन से कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं हमेशा एक जला हुआ इंसान ही रहूंगा, लेकिन अब मेरी हालत काफी हद तक सुधर गई है। पर मेडालिन बहुत उदास और ख्यालों में खोई हुई लग रही थी, जिसकी वजह से वो जॉन की बात का कोई जवाब नहीं देती है और जॉन की बाजू की पट्टियां करने के बाद बिस्तर पर रखी हुई कैंची उठाने लगती है। पर क्योंकि उसका ध्यान नहीं था, इसीलिए उससे वो कैंची नीचे गिर जाती है। कैंची की गिरने की आवाज सुनकर मेडालिन उस कैंची को जमीन पर से उठाते हुए जॉन से माफी मांगती है। ये देखकर जॉन मेडालिन से कहता है कि मेडालिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से तुम कुछ ज्यादा ही गलतियां कर रही हो। ऐसा कहकर जॉन मेडालिन से पूछता है कि मेडालिन, क्या सब कुछ ठीक है? पर जॉन की ये बात सुनकर मेडालिन बहुत उदास हो जाती है और खामोश होकर कुछ सोचने लगती है। ये देखकर जॉन मेडालिन से कहता है कि मेडालिन, क्या मैंने कभी तुम्हें ये बात बताई है? जॉन का सवाल सुनकर मेडालिन जॉन की तरफ देखने लगती है। फिर जॉन मुस्कुराते हुए मेडालिन से कहता है कि भले ही मेरे डॉक्टर इंचार्ज डॉक्टर कॉर्नेल आर्लिंगटन है, पर जिस इंसान ने मुझे ठीक किया है वो तुम हो। जॉन की ये बात सुनकर मेडालिन को थोड़ी हैरानी होती है, पर साथ ही ये सुनकर उसे थोड़ी खुशी भी होती है। तभी जॉन मेडालिन से कहता है कि वो तुम हो जो मेरे अंदर जिंदा रहने की चाह को जगाती हो और मुझे जिंदगी जीने का हौसला देती हो। जॉन की ये बातें सुनकर मेडालिन काफी इमोशनल हो जाती है और जॉन के चेहरे की तरफ देखती रहती है। तभी जॉन अपनी आंखें बंद करके हल्का सा मुस्कुराते हुए मेडालिन से कहता है कि थैंक्स टू यू कि अब मैं इस तरह से मुस्कुरा भी पा रहा हूँ। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं फिर ऐसे कभी नहीं मुस्कुरा पाता। जॉन की ये बातें सुनकर मेडालिन बहुत इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ बहुत कंपकपाने लगते हैं। इसीलिए वो अपनी ड्रेस को पकड़कर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए जॉन से कहती है कि मैं तुम्हारी इस तारीफ की हकदार नहीं हूं जॉन। मैं तो अभी तक तुम्हारी फैमिली को भी नहीं ढूंढ पाई हूँ। मेडालिन की ये बात सुनकर जॉन अपनी आंखें खोलकर सीरियस होकर एक नजर मेडालिन के चेहरे की तरफ देखता है और फिर अपने बिस्तर पर उठकर बैठने लगता है, जिसकी वजह से जॉन को थोड़ा दर्द होता है, इसीलिए वो हल्का सा कराहता है। जॉन को ऐसे अचानक से अपने आप उठते हुए देखकर
मडालिन जॉन की मदद करने लगती है और फिर जॉन की चिंता करते हुए उसे संभल कर उठने के लिए कहती है। जॉन को दर्द में देखकर मडालिन को उसकी फिक्र हो रही थी, पर तभी जॉन मडालिन से कहता है कि मडालिन, तुम्हें हर एक काम को करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। तुम हर एक काम को अपनी परवाह किए बिना कुछ ज्यादा ही ईमानदारी से करती हो, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जॉन की ये बात सुनकर मडालिन बहुत हैरान हो जाती है, इसीलिए वो सन्न होकर बैठे हुए बस एकटक जॉन की तरफ देखने लगती है। तभी जॉन अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पर बैठे हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए मडालिन से कहता है कि मडालिन, वॉर खत्म हो चुकी है, अब हालात सुधर रहे हैं और सब कुछ समय के साथ बेहतर होता जा रहा है। जॉन के मुंह से ये बातें सुनकर मडालिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और साथ ही उसे अपनी पिछली जिंदगी की कुछ यादें भी याद आने लगती है। तभी जॉन मडालिन से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि हर कोई मेरी बात से सहमत होगा कि तुम्हें जितना करना चाहिए था तुम मुझसे कई गुना ज्यादा कर चुकी हो, और कोई भी तुमसे ये उम्मीद नहीं रखता है कि तुम इससे भी ज्यादा करो। जॉन की ये बातें सुनकर मडालिन को अपने अतीत के उन पलों की याद आती है जब उसने इयान के साथ अपने रिश्ते को लेकर लगभग सभी उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन इसके बाद भी जब भी उसे उनके रिश्ते के सुधरने की इयान से थोड़ी भी उम्मीद मिली, तो वो फिर से बार बार इयान के पास जाकर इयान के घावों को भरने में उसकी मदद करने की अपनी पूरी कोशिश करने लगी, और तब तक नहीं रुकी जब तक कि वो खुद भी पूरी तरह से नहीं टूट गई। अपने अतीत की उन सब बातों को याद करके मडालिन बहुत रोने लगती है और वो चाहकर भी अपने आंसुओं को इतना बहने से नहीं रोक पा रही थी। इसीलिए वो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर अपने चेहरे को छुपा लेती है और फिर जॉन से कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो। मडालिन को इस तरह से रोते हुए देखकर जॉन भी थोड़ा उदास हो जाता है और फिर एकटक मडालिन की तरफ देखने लगता है। फिर मडालिन अपनी इस जिंदगी के उन सब पलों को याद करने लगती है जब उसने बार बार इयान के करीब जाने की कोशिशें की थी, और अपनी इस जिंदगी में भी वो इयान से मिली हुई एक छोटी सी उम्मीद की वजह से भी बहुत खुश हो गई थी, और उसी उम्मीद को लेकर वो बार बार इयान के उससे दूरियां बनाने के बावजूद भी उसके पास जाती रही। ये सब सोचकर मडालिन जॉन से कहती है कि मैं बेवकूफों की तरह हरकतें किए जा रही थी, मुझे उसे बहुत पहले ही अपने आप से दूर जाने देना चाहिए था, लेकिन मैंने ये बात ठान ली थी कि इस बार मैं पहले से बेहतर करूंगी। ये सब कहकर मडालिन अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपाए हुए रोती रहती है। तभी अचानक से पीछे से किसी के दो हाथ मडालिन की तरफ आते हैं और फिर मडालिन को उसके दोनों कंधों से पकड़ लेते हैं। ये देखकर मडालिन अपनी आंखें खोल देती है। दरअसल वो हाथ किसी और के नहीं बल्कि इज़ाबेल के थे। मडालिन को इस तरह से रोता हुआ देखकर इज़ाबेल मडालिन को पीछे से गले लगाती है और फिर मडालिन से कहती है कि मुझे ड्रामा से सख्त नफरत है, क्योंकि अगर ड्रामा में कोई रोता है तो उसे देखकर मुझे भी बहुत रोना आता है। इज़ाबेल की आवाज सुनकर मडालिन रोना बंद कर देती है और फिर हैरानी से इज़ाबेल से कहती है कि इज़ाबेल को वहां पर ऐसे देखकर मडालिन बहुत हैरान थी। तभी इज़ाबेल दुखी होकर मडालिन की तरफ देखते हुए मडालिन से कहती है कि मडालिन, तुम बहुत ही ज्यादा साफ दिल की हो, लेकिन तुम्हें अपनी सारी परेशानियां अपने अंदर ही इकट्ठा करके रखने की जरूरत नहीं है। इज़ाबेल की ये बातें सुनकर मडालिन के रुके हुए आंसू फिर से बहना शुरू हो जाते हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं।
ये देखकर इज़ाबेल मेडालिन से कहती है कि मेरी तरफ देखो। ऐसे कहकर इज़ाबेल मुस्कुराते हुए मेडालिन से कहती है कि अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने में कोई बुराई नहीं है, तुम ऐसा कर सकती हो। इज़ाबेल की ये बातें सुनकर मेडालिन अपने आंसू पोंछ देती है, पर फिर मेडालिन इज़ाबेल की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि लेकिन इज़ाबेल, तुमने आदमियों के कपड़े क्यों पहने हैं? इज़ाबेल ने मेंस पैंट कोट पहना हुआ था और उसने अपने बाल भी काट कर काफी छोटे कर दिए थे, जिसकी वजह से वो देखने में किसी कम उम्र के जवान लड़की की तरह लग रही थी। फिर इज़ाबेल एक टोपी को अपने सिर पर रखते हुए खुश होकर मेडालिन से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इज़ाबेल का सवाल सुनकर मेडालिन थोड़ा परेशान होते हुए उससे कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये बात इतनी जरूरी है, तुम मुझे ये बताओ। पर मेडालिन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी इज़ाबेल मेडालिन के दोनों कंधों पर हाथ रखकर मेडालिन को मक्खन लगाते हुए कहती है कि मेडालिन, तुम मेरी ये बात सीक्रेट रखोगी ना? इस पर मेडालिन इज़ाबेल को घूरते हुए मुंह फुलाकर उससे कहती है कि अगर तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम कोई भी खतरनाक काम नहीं करोगी तो। मेडालिन की ये बात सुनकर इज़ाबेल थोड़ा नर्वस हो जाती है, पर फिर वो मेडालिन से कहती है कि मैं नहीं करूंगी। ऐसे कहकर इज़ाबेल मेडालिन से अपनी नजरें फेरकर मेडालिन की तरफ अपनी पीठ करते हुए उससे कहती है कि मैं सिर्फ अपने लवर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने जा रही हूँ। इज़ाबेल की ये बात सुनकर मेडालिन एक लंबी सांस लेती है और फिर इज़ाबेल से कहती है कि अच्छा यही होगा कि वो तुम्हें किसी मुसीबत में ना डाले इज़ाबेल। मेडालिन की ये बात सुनकर इज़ाबेल खुश होकर मेडालिन की तरफ देखती है और फिर मेडालिन से कहती है कि ऑफ कोर्स वो मुझे किसी मुसीबत में नहीं डालेगा। मेडालिन से ऐसा कहने के बाद इज़ाबेल जॉन की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए जॉन से कहती है कि जॉन, तुम भी मेरे जाने की बात सीक्रेट रखोगी ना? इज़ाबेल को इतना खुश देखकर जॉन भी एक लंबी सांस लेता है और फिर इज़ाबेल से कहता है कि वैसे भी सिर्फ मिस रॉइनफील्ड ही है जो मेरी बातें सुनती है, इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो। जॉन की ये बात सुनकर इज़ाबेल उन दोनों को थैंक यू कहकर उनसे कहती है कि तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इज़ाबेल की ये बात सुनकर मेडालिन इज़ाबेल को आवाज डालकर रोकते हुए उससे पूछती है कि वो उनके साथ फैमिली मीटिंग को अटेंड करने कॉर्नवॉल आ रही है ना? इस पर इज़ाबेल अपनी टोपी को ठीक करते हुए मेडालिन से कहती है कि सॉरी, लेकिन मैं उन एल्डर्स के साथ वो फालतू के डिस्कशन नहीं कर सकती हूँ और उस मीटिंग में ऐसा भी कोई होगा जिससे मैं गलती से भी नहीं टकराना चाहती हूँ। और इसके अलावा मुझे एक जगह पर बहुत ही जरूरी काम करने को है। ऐसे कहकर इज़ाबेल वहां से जाने के लिए उस कमरे का दरवाजा खोलती है। वहीं इज़ाबेल की ये बातें सुनकर मेडालिन बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि अब उसे इज़ाबेल के बिना ही कॉर्नवॉल जाना पड़ना था। मेडालिन के एक्सप्रेशन देखकर इज़ाबेल दरवाजे के पास खड़े हुए उसे सफाई देते हुए कहती है कि मेडालिन, मुझे जाना होगा क्योंकि किसी जगह पर मेरी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इज़ाबेल की ये बात सुनकर मेडालिन बहुत उदास हो जाती है और एकटक इज़ाबेल की तरफ देखने लगती है। ये देखकर इज़ाबेल मेडालिन को सॉरी कहकर मेडालिन को हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी सौंपती है और उसे अपनी जगह पर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कहती है। ऐसा कहकर इज़ाबेल मेडालिन को अपना ध्यान रखने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। इस सब के बाद नॉटिंघम फैमिली की समंदर के किनारे बसी हुई कॉर्नवॉल एस्टेट को दिखाया जाता है, जहां पर सीगल्स उड़ रहे थे और कुछ कौओं की भी आवाजें आ रही थी। तभी एक आदमी जो वेशभूषा में वहां के बटलर की तरह लग रहा था, मेडालिन और एरिक को रिसीव करने के लिए आता है और फिर एरिक और मेडालिन का कॉर्नवॉल पहुंचने पर स्वागत करता है।
कॉर्नवॉल पहुंचने पर वहां के नज़ारे और आसमान में उड़ रहे सीगल्स को देखकर मैडेलिन बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि इससे पहले वो अपनी जिंदगी में लंदन भागकर जाने के अलावा कहीं और किसी भी जगह में नहीं घूमी थी। इसलिए कॉर्नवॉल का नज़ारा देखकर मैडेलिन थोड़ा खुश भी थी। तो अब कॉर्नवॉल में क्या होता है ये जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।